बर्न इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं? अगर पूरी तरह से का मतलब है कि स्कारलेस इंजरी, हाँ। तो स्पेसिफिकली जो बहुत ही सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जिनको हम ग्रेड 1 बर्न्स कहते हैं, ओके। बाहरी देशों में ग्रेड 1 बर्न्स एक्चुअली उनको बीच पे बैठने से भी हो जाता है। तो उस लेवल के बर्न्स 100% तो नहीं पर 99.9% स्कारलेस हील होते हैं। बर्न अगर उससे ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट नो स्कारिंग होती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जो उस ग्रेड के बर्न्स पे, जो नेक्स्ट ग्रेड ऑफ बर्न्स पे स्कारिंग की वजह से परेशान है। और उसके आगे वाला बर्न हो तो कुछ ना कुछ स्कार या टेक्सचर में इरेगुलरिटी आमतौर पे छोड़ जाता है। बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कई लोग उससे बहुत ही निराश होते हैं, हताश होते हैं। कई लोग के लिए वो परफेक्ट रिजल्ट होता है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। सर, बर्न्स का भी आई थिंक अलग अलग तरीके से बर्न्स हो सकता है। मे बी फायर से भी बर्न हो सकता है, आप एसिड से भी बर्न हो सकता है। इसमें कुछ डिफरेंस होता है जब आप ट्रीट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बर्न्स जो हम सोचते हैं कि हमेशा गर्म चीज़ से हो रहा है, पर गर्म चीज़ भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बर्न होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन से बर्न होता है, केमिकल इंजरी से बर्न होता है। बाहर के देशों में अगेन कुछ कुछ इंसिडेंसेस होते हैं कि इवन लाइटनिंग से बर्न हो गया। इलेक्ट्रिक करंट से भी बर्न होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक बर्न में ये भी बात मैं जनता तक पहुंचा दूं कि छोटी से छोटी इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी जितनी कम दिखती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक कहते हैं ना आइसबर्ग, सबने सुना होगा कि जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा गहरा होता है। हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्योंकि हमारे अंदर से ज़्यादा ट्रैवल करती है रादर देन द स्किन, तो उसके स्किन पे या तो आपको एक छोटा सा एंट्री वूंड दिखता है और जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी से निकली वहां पे एग्जिट वूंड दिखता है, पर बीच में इंटरनली काफी डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, किस तरह से सर्जरी करते हो उसकी आप? देखिए, उसमें सबसे पहले होते हैं कि बर्न से जो भी बॉडी के टिश्यूज अफेक्ट हो चुके हैं, जो एक इरिवर्सिबल, जिनको बचाया नहीं जा सकता, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पहली बात तो है उनको बॉडी से निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फेक्शन पैदा करेंगे और वो इन्फेक्शन की वजह से और टिश्यू डैमेज होगा और फिर अल्टीमेटली संक्रमण में हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, कि इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में आ गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया और इस वजह से पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जो भी डेड टिश्यू हो चुका है, जिसको बचाया नहीं जा सकता, उनको हटाया जाए, एक बार बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखा जाए। कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं हमें कभी कभार सूजन आ जाती है बर्न की वजह से, स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न में इतनी रैपिड सूजन आती है कि वो आसपास की जो खून की नलियां हैं उनको दबा देती हैं। तो उस चक्कर में अगर हमारे हाथ में या हमारे पैर में खून ही नहीं जाएगा तो पूरा पैर भी काला पड़ सकता है। तो वो स्वेलिंग को हमें रिलीव करना भी इनिशियली बहुत कहते हैं ना अर्जेंट बेसिस पे हम वो रिलीव करते हैं। ये कुछ चीज़ें जो अर्जेंटली की जाती हैं। एक बार हमारे बॉडी इन्फेक्शन फ्री हो गई, फिर जो डैमेज है उसको रिकवर कैसे करना है। जैसे स्किन डैमेज है तो स्किन पे क्या सब्स्टिट्यूट लगाना है, स्किन को कैसे हमें कवर देना है, और स्किन के साथ अगर नीचे भी कुछ डैमेज हो गया है, मांसपेशी, नस या कोई रस्सी डैमेज हो गई, तो उसको भी बाद में कैसे बनाना है। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसीजर की तरह इसको बनाया जाता है ताकि हाथ और या जो भी आपका बॉडी का जो भी अंग डैमेज हुआ है उसमें फंक्शनल और कॉस्मेटिक मोर और लेस जो आपका बर्न इंजरी से पहले अपीयरेंस और फंक्शन था उसको रिस्टोर किया जा सके। सर, जैसे अभी आपने बताया कि किन किन कंडीशंस में प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं और किस किस बर्न्स में आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। आई वांट टू नो, बहुत से लोग आजकल ना टैटूज भी कराते हैं, तो टैटूज को रिमूव कराने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरीज कराई जाती हैं? यस, बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी कराई जाती है, बट डिपेंड करता है आपका टैटू किस शेप में है, किस कलर में है, किस जगह पे है। तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि इसमें बेस्ट रिजल्ट किसका मिलेगा। सर्जिकल रिजल्ट, सर्जरी, अगर सर्जिकल रिजल्ट तो किस तरह से सर्जरी को की जाए, और तीसरी बात यह है कि इसमें सर्जिकल रिजल्ट से अगर वो डिजायर्ड आउटकम नहीं आने वाला तो क्या इसमें लेजर्स किया जाए। तो लेजर्स का एक्चुअली टैटू रिमूवल में अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रोल है और रिजल्ट है, क्योंकि लेज़र एक आपको सर्जरी का अल्टरनेटिव दे देता है और वो रिपीटेड करा सकते हो, और उसके बाद भी सर्जिकल ऑप्शन तो ओपन है ही आपके पास। कलर्स का भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो टैटू जिस कलर्स के होते हैं, जो लेज़र की वेवलेंथ होती है
वो उसके अनुसार हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है ताकि वो उस कलर पे इफेक्ट कर पाए, क्योंकि लेज़र का भी जो जिस तरह से वो एक्ट करती है वो कलर को सेंस करके वो वाला टिश्यू डैमेज करती है। तो इसीलिए लेज़र को भी उसके अनुसार हमें एडजस्ट या मॉडिफाई करना पड़ता है, या उसी प्रकार की लेज़र हमें लेनी पड़ती है। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? देखिए, लेज़र के में सेशंस में एक सेशन में रिजल्ट कभी भी आपको जितना मिल सकता है, जितनी लेज़र की क्षमता है वो एक सेशन में नहीं दे पाएगी, और उतना सेफ भी नहीं होता। तो इसमें मल्टीपल सेशंस कराने पड़ जाते हैं, किसी को 4, किसी को 6। जब तक वो डिज़ायर्ड आउटकम से सेटिस्फाइड हो तब तक वो करा सकता है, और जब तक लेज़र उसमें एक असर चेंजेस दे रही है, क्योंकि इनिशियली चेंज ज़्यादा मिलेगा, आप जैसे बाद में और कराते जाएंगे तो जो जितना चेंज आता है वो थोड़ा सा कम 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 होता जाता है। तो इसमें जजमेंट इस बेसिस पे होता है। ओके। एक्सीडेंट्स के बाद बहुत से लोगों का हाथ का मोशन चला जाता है या पैर का मोशन चला जाता है, उसको भी प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है ये एक्चुअली। एक्सीडेंट के बाद जिनको कभी कभार बहुत ही हाई एनर्जी से एक्सीडेंट हुआ होता है, जैसे कोई ऊपर से गिर गया या लटक गया या जिसका हाथ वाथ खिंच गया, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें दिखता है कि भाई कोई भारी घाव तो नहीं है, पर अंदर की नसें इस तरह से खिंच गई हैं कि वो हमारी जो स्पाइनल कॉलम होती है, जहाँ से सारी नसें आती हैं, वहीं से ही हिल गई हैं। और कभी कभार वो बीच में से ही टूट गई हैं। और नस टूटने का मतलब ये होता है कि ना तो हाथ में कुछ सेंसेशन रहता है, ना ही हाथ का कोई मूवमेंट होता है। तो कई लोग पूरा हाथ उनका बॉडी से सिर्फ लटका होता है, और ये बहुत ही अफसोसजनक एपिसोड होता है। पेशेंट की पूरी लाइफ, स्पेशली अगर वो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड हो, तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और इसके साथ उनको दर्द भी हो सकता है आजीवन। तो इनका भी ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी से और प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से किया जा सकता है। बॉडी की कुछ दूसरी नसें, जिनको एक तरह से कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कि बॉडी की दूसरी जगह से कुछ नसें इस जगह ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। कुछ मांसपेशियां आपस में इधर से हटा करके उधर लगाई जा सकती हैं, ताकि जो इसेंशियल मोशन है उस हाथ का, या जो हाथ में इसेंशियल बेसिक चाहिए कि हमें भाई हाथ कोनी से ऊपर तक जाना चाहिए, खाने के लिए जाना चाहिए, हाथ में हमें कुछ तरह का फिंगर मूवमेंट चाहिए या शोल्डर लटका हुआ नहीं चाहिए, उसमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है। और ये कितना टाइम लगता है हीलिंग प्रोसेस में? किसी भी प्लास्टिक सर्जरी में सर्जरी के बाद हीलिंग प्रोसेस में लगभग 3 हफ्ता, कभी कभार 1 हफ्ता कम या ज़्यादा हो सकता है, इतना लगता है। पर स्पेशली अगर नसों की सर्जरी की बात की जाए, तो जब हम नसें रिपेयर करते हैं तो नस में फिर करंट पैदा होना शुरू होता है, तो उसको 1 1.5 साल भी लग जाता है करंट को अपने निर्धारित टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो नस की सर्जरी में रिकवरी टाइम बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, बट ये नहीं कि रिकवरी टाइम में कि आप अस्पताल में पड़े हो या आप घर पे बिस्तर पे पड़े हो, आपकी लाइफ रूटीन चल रही होती है, आपको रेगुलर फॉलोअप्स, थेरेपी और जो भी आपका विशेषज्ञ बताए उस हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, और बाकी टाइम से ही वो रिकवरी होती है।